अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप सब लोग कैसे हैं? मैम। आज की क्लास में मुझे लगता है आप सब लोग भूले हुए थे। पता नहीं कौन पूछ रहा था ग्रुप में कि आज कोई क्लास है भी या नहीं। मैम फ्राइडे था ना इसलिए। वैसे फ्राइडे वाले दिन आधे लोगों का नहीं, आपको तो वैसे ही नहीं दिल कर रहा होता। मैम वाकई दिल नहीं था। चले कोई बात नहीं है, घर बैठ के लेनी है अब तो, जबरदस्ती आकर लेनी है। अच्छा बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को आज के मैंने जो भी मटेरियल था वो सहर को मेल कर दिया था। सहर आपको सेंड कर देंगी। कुछ चीजें मुझे ढूंढी थी, उनमें से एक मैंने लिस्ट दी है जिसमें आपकी कल हमने कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़ी थी ना। कल जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस हम लोगों ने पढ़ी थी वो बेसिक थी, जो कि बेक ने दी थी। लेकिन बाद में ऑब्वियसली जब जैसे जैसे रिसर्चेज या आने वाले और लोग ज्यादा रिसर्चेस करते जाते हैं, तो जो भी चीज पहले अगर आप किस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो आपको कोई ना कोई नई चीज किसी ना किसी चीज का एडिशन होता जाता है। तो इसी तरह बहुत सी अब आपके पास जो वो कोग्निटिव डिस्टॉर्शन, वहां पे 20 कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस की लिस्ट है। वो आपके लिए हेल्पफुल इस तरह से होगी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, पेशेंट आता है, तो हो सकता है कि जो आप लोगों ने कल पढ़ी हैं 5-7, आपको लगे कि इनमें से कोई भी जो उसकी कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं या उसके जो स्कीमाज हैं वो यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ज्यादा डिफरेंस में सिर्फ पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन वो पॉइंट को डिफरेंशिएट कैसे करना है तो वहां पे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, आपके लिए थोड़ा वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ना है बच्चों कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के क्या क्या कल इतना कुछ तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब उसके गोल्स क्या होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम उसके अब ये देख लें कि थेराप्यूटिक रिलेशनशिप की तरफ या थेरेपी के गोल्स की तरफ आ रहे हैं। कि थेरेपी अब हो गई है स्टार्ट, काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन थेरेपी का अब गोल क्या है, उसने किस चीज पे ज्यादा काम करना है। अब आप मुझे बताएं कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का जो बेसिक फंक्शन है या बेसिक गोल, सबसे पहला गोल आप कह सकते हैं कि वो क्या होता है या क्या हो सकता है। जी समिया, कुछ समझ आया? बच्चों आपकी आवाज नहीं आ रही अगर आप बोल भी रहे हैं। मैम हम बोल ही नहीं रहे। तो बोलने, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि हम लोग मैम क्या पूछ रहे? अब इतनी ज्यादा सीबीटी पढ़ ली है, ज्यादा नहीं चले, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया या आपने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, उसने बेसिकली किन बातों किन चीजों पे वो ज्यादा बात करता है वो भी आपने पढ़ लिया है। अब आपको यहाँ तक पढ़ने के बाद क्या फील हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल अब हम उसके बेसिक गोल्स के बारे में पढ़ने लगे, तो उसका बेसिक गोल क्या हो सकता है? बच्चों सही बोले या गलत बोले, एटलीस्ट कुछ बोले तो सही। अच्छा भैया सेठ, कोग्निटिव थेरेपी का सेल्फ अवेयरनेस होगी। सेल्फ अवेयरनेस तो ऑब्वियसली होती ही है, हम वो तो हर थेरेपी का गोल होता है ना कहीं ना कहीं। एक और जो बेसिक गोल होता है कि हर थेरेपी का, बाकी तो हर थेरेपी में ऑब्वियसली आप होमवर्क असाइन भी करते हैं, आप सेल्फ अवेयरनेस भी दे रहे होते हैं, लेकिन हर थेरेपी किसी ना किसी एक पॉइंट पे दूसरी थेरेपी से खुद को डिफरेंशिएट कर रही होती है। कोग्निटिव थेरेपी खुद को दूसरों से, हम क्लाइंट की हेल्प करते हैं, उसकी जो उसके पेनफुल चीजें होती हैं उसके लिए उस चीज को ओवरकम करते हैं, हेल्प आउट ही करते हैं। किस सेंस में? पेनफुल चीजें, उसका बिहेवियर होता है, थिंकिंग होती है, चीजें होती हैं, क्या होता है? थिंकिंग होती है, उसका बिहेवियर होता है, मैम जो उसके उसके ओवरऑल फिजिकली और थिंकिंग मेंटली पैटर्न, जो है उसको मतलब कि उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, उस चीज को खत्म करते हैं हम लोग मैम इस प्रॉब्लम सेंस में। सॉल्विंग। बच्चों जी थिंकिंग पैटर्न को मैं
क्योंकि कोग्निटिव थेरेपी या फिर कोग्निटिव थ्योरी का नाम ही एक्चुअली कोग्निटिव से स्टार्ट हो रहा है। उसका बेसिक जो है पॉइंट यस मैम, थिंकिंग वो स्टाइल। थिंकिंग पैटर्न्स को। मैम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। सही हाँ करना। जी, इसीलिए जो उसका बेसिक गोल होता है वो ये होता है कि क्लाइंट के जो फॉल्टी अजम्पशंस हैं, उसकी जो कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं, उसके जो स्कीमाज हैं, उसकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो कि थॉट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हमने उसकी उस थॉट पे वर्क करना स्टार्ट करना। ये है उसका सबसे पहला और बेसिक आप कह सकते हैं गोल। ठीक है बच्चों? यस मैम। मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं की स्लाइड की? जी जी बच्चों, कर दी। मैं जरा आपसे पूछ रही थी कि आपको कितना आता है। अब बेसिक गोल इसका ही होता है कि हम लोगों ने उसके बायसेस, डिस्टॉर्शन, थिंकिंग स्टाइल, वो ताकि वो उन पे ओवरकम करके इफेक्टिवली वर्क करना स्टार्ट हो जाए और अपनी फीलिंग्स को उन डिस्टॉर्शंस के होते हुए ऑब्वियसली आपकी फीलिंग्स पे भी इफेक्ट हो रहा होता है, आपके बिहेवियर पे भी इफेक्ट हो रहा होता है, और उसके साथ साथ आपका एक्शन भी टोटली आहिस्ता आहिस्ता खराब होता जाता है, खत्म होता जाता है, आप ठीक तरह से कोई काम ही नहीं कर पा रहे होते। और वो हर चीज एक्चुअली कंट्रोल से कौन कर रहा होता है? आपके थिंकिंग पैटर्न्स और आपका थिंकिंग स्टाइल। तो सबसे पहले तो आपने पेशेंट्स के कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चैलेंज करना है, टेस्ट करना है और उसको डिस्कस करना है कि वो पेशेंट उनको किस किस तरह से या किस तरह से उन पे काम कर रहा है, किस तरह से उन पे काम करना चाह रहा है। जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हम लोग किस किस तरह से कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चैलेंज कर सकते हैं, अगर कुछ याद हो आपको। जी बच्चों, इसी तरह जब उसके बाद हम लोगों ने कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस में या कोग्निटिव थेरेपी में एक चीज पढ़ी थी, स्कीमास। स्कीमास कोग्निटिव थेरेपी में तकरीबन हर जगह ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कीमास ही होते हैं जो कि हमारे बेसिक बिलीव्स को बनाने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। और अगर स्कीमास आपके खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका सारा काम आहिस्ता आहिस्ता खराब होना स्टार्ट हो गया है और आप ठीक तरह से काम ही नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि कोग्निटिव डिसोर्शन में बेक ने ये बोला था कि उसने कहा था कि हम 3 टाइप्स होती हैं स्कीमास की, मतलब 3 तरह से स्कीमास को या उनके लेवल्स को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं जब हम आहिस्ता आहिस्ता वर्क करना स्टार्ट होते हैं क्लाइंट के साथ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि उसका गोल था कि आपके फॉल्टी अजम्पशन को ठीक करना है, उसके बाद है कि स्कीमास पे वर्क करना स्टार्ट करना है। इसके अलावा और कौन कौन से गोल हो सकते हैं? एक आमना ने बताया कि हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस लेके आनी होती है। सेल्फ अवेयरनेस को जैसे ही हम क्लाइंट में यूज कर रहे होते हैं, अब वहाँ पे सेल्फ अवेयरनेस करते हुए आप बेशक कोई भी थेरी या कोई भी थेरेपी यूज कर रहे हो, साइकोएनालिसिस यूज कर रहे हैं, बिहेवियर थेरेपी यूज कर रहे हैं, आप एडलेरियन थेरेपी यूज कर रहे हैं, फैमिली थेरेपी यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे बेसिकली हम क्लाइंट को एक्चुअली अपने प्रॉब्लम्स के साथ कोप करने के लिए अडेप्टिव स्ट्रेटजीज या अडेप्टिव रिस्पॉन्सेज सिखा रहे होते हैं, यानी कि वो रिस्पॉन्सेज जो एक्चुअली उसके लिए हेल्पफुल होते हैं और उसको एक अफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनने में एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर इसी तरह हर थेरेपी का एक और गोल भी होता है कि हर थेरेपी जो है वो आपकी कोपिंग स्किल्स को इन्हेंस कर रही होती है, कि आप अपनी लाइफ में आने वाली हर्डल्स को किस किस तरह से उन हर्डल्स के साथ रहते हुए भी, इवन उन हर्डल्स को मैनेज करते हुए भी अपने काम कैसे कैसे कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आहिस्ता आहिस्ता हर थेरेपी जो है वो रिलैप्स को प्रिवेंट करती है। अच्छा बच्चों, रिलैप्स क्या होता है? BS 8। मैम 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 रिलैप्स रिलैप्स होता होता है है दोबारा वापस उसी करो जाना। कंडीशन में। एग्जैक्टली कि आप एक क्लाइंट की थेरेपी कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपने उसकी बहुत सी सिम्टम्स को रिमूव भी कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसा ट्रिगरिंग इवेंट हो गया है कि जिसकी वजह से वो क्लाइंट, क्योंकि अभी वो टोटली आप ये कह सकते हैं कि कम्प्लीटली ठीक नहीं हुआ या कम्प्लीटली उसके अंदर इतनी ज्यादा आप ये देखने के स्ट्रेटजीज अभी डेवलप नहीं हुई कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को अभी भी अच्छी तरह से या ठीक तरह से कोप कर सके।
तो इसकी वजह से क्या होता है कि दोबारा से कोई भी ऐसी हर्डल आई है लाइफ में या कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है जो कि उसके लिए प्रॉब्लमेटिक था, तो वो दोबारा से अपनी पुरानी वाली पोजीशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिक गोल होते हैं, तकरीबन हर थेरेपी के ही ये गोल होते हैं। बस एक जो स्पेसिफिक गोल होता है कोग्निटिव थेरेपी का, वो यही है कि आपके जो मेल एडेप्टिव या आपके कोग्निटिव डिस्टोर्टेड जो थिंकिंग होती है उस पर ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं। बाकी तो ऑब्वियसली जो भी आप प्रॉब्लम के साथ आएंगे, डिप्रेशन के साथ आ रहे हैं, एंग्जाइटी के साथ आ रहे हैं, उन पे वर्क करना तो उनका एक होता ही है। उसके बाद है कि स्कीमास को अकॉर्डिंग टू बेक हम तीन तरह से, यहाँ पे जो वो डिफरेंशिएट कर रहा होता है कि हम स्कीमास को एक्चुअली तीन तरह से कर सकते हैं। अब स्कीमास को तीन तरह से किस किस तरह से कर सकते हैं, अब उसमें उसने तीन लेवल्स दिए थे और उनमें से वो कुछ कुछ टाइप्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं। जो सबसे ज्यादा लिमिटेड जो यूज हो रही होती है वो होती है आपकी स्कीमा री इंटरप्रिटेशन, कि जब हम क्लाइंट को कोई होमवर्क देते हैं या उसे सिखा रहे होते हैं कि एक्चुअली वो अपने जो बिलीफ उसके माइंड में आ रहा है या जो सोच आ रही है, ये कोर बिलीफ उसके माइंड में आ रहा है, वो एक्चुअली उसको दोबारा से रिकग्नाइज करे। वो सोचे कि क्या वो जो सोच रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, अराउंड दी वर्ल्ड सोच रहा है, उसके साथ कोई इवेंट हुआ है उसके बारे में सोच रहा है, या कोई मिसहैपनिंग हो गई है या कोई हर्डल आ गई है, कुछ भी हो सकता है ना, या कोई चैलेंज आ गया है, तो जिस तरह से या जिस लिहाज से उस चैलेंज को या उसकी नेचर को वो देख रहा है, क्या वाकई ही वो नेचर वही है जो उसे नजर आ रही है या वैसा है भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, उसे लगता है कि हर चीज, अब वो फॉर एग्जाम्पल आप देख लें कि ओसीडी के साथ आपके पास आ रहा है कि चीजें इधर से इधर नहीं होनी चाहिए, या एक लाइन है वो इस तरह से सीधी लगानी चाहिए तो वो थोड़ी सी टेढ़ी भी ना हो, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप उसको परफेक्शनिस्ट की या परफेक्शनिज्म में ले जाएंगे। फिर बाद में वहां पे अब इतनी जल्दी उसकी चीजों को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप वहां पे क्या करेंगे, उसको कोई ना कोई ऐसी असाइनमेंट दे देंगे जिस असाइनमेंट में एक्चुअली उसका रोल होगा कि वो दूसरों पे इंस्पेक्शन करे। ये एक स्ट्रेटजी है जो कि ओसीडी के ऐसे पेशेंट के साथ हम यूज भी कर रहे होते हैं कि जब वो दूसरों की इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी उस थिंकिंग से हटने लग जाता है, क्योंकि उसका ध्यान दूसरों की तरफ जाने लग जाता है। उनकी गलतियां ठीक करते 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 वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि कुछ अर्से पहले तक जो उसकी सोच थी या जो उसके स्कीमास थे वो वैसे हैं भी या नहीं। या फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है तो फिर उसे पता चलता है कि वो जिस चीज को या जिस छोटे से एक पॉइंट को लेके इतना ज्यादा डिप्रेस्ड था, टेंस था या स्ट्रेस में था, असल में या हकीकत में वो पॉइंट उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं। और बहुत से लोग हैं कि जो उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं या उससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन वो मिस्टेक्स उनके लिए इतनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होती, वो उनके साथ बहुत अच्छे से कोप कर रहे होते हैं, उनके साथ रह रहे होते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ को इजीली अवेल कर रहे होते हैं। इसके बाद ये थी हमारी कि स्कीमा की रीइंटरप्रिटेशन करनी है, यानी कि स्कीमा उसको ये दिखाना है कि वो इसको दोबारा से सोचे कि जिस तरह से या जिस सिनेरियो में वो इन चीजों को देख रहा है वो चीजें वाकई वैसी हैं भी या नहीं। सेकेंड वन है बच्चों स्कीमा मॉडिफिकेशन। स्कीमा मॉडिफिकेशन ऑब्वियसली आपको इसके नेम से भी थोड़ा आइडिया हो ही रहा होगा कि इसमें आप इंडिविजुअल को ये तो कह देते हैं कि ठीक है आप उसका एकदम या टोटली सारे स्कीमा को चेंज नहीं कर सकते, आप उसको थोड़ा सा चेंज मॉडिफाई कर देते हैं कि अच्छा चलिए अगर आप ये काम इस तरह से नहीं कर सकते, चलें आप इस तरह से कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर एक पर्सन आपके पास आ रहा है, अब वो पैरानोया का शिकार है, अब वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन आप उसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करवाएंगे कि आप दूसरों, ओबियसली पैरानोया पर्सन क्या करते हैं, मिसट्रस्ट होता है, उन्हें दूसरों पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, और ट्रस्ट ना करने की वजह से वो, और ट्रस्ट ना करना ही होता है कि जिसकी वजह से वो दूसरों पे बार बार शक कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप उसको थोड़ा सा इस तरह से कोई होमवर्क असाइन करेंगे या आहिस्ता आहिस्ता उसके स्कीमास को मॉडिफाई करना स्टार्ट करेंगे कि आप दूसरों पे ज्यादा ना सही, कि आपने ये नहीं कि हर किसी पे 100% ट्रस्ट करना है, आप दूसरों पे, आप उन पे कोई 15% ट्रस्ट करके देख रहे हैं, चलिए आप सिर्फ उनकी इन इन बातों पे ट्रस्ट कर लीजिएगा, या वो बातें जो इन इन चीजों के लिहाज से रिलेट कर रही हैं आप बस उन पे ट्रस्ट कर लें, बाकी पे ना करें। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम एक पर्सन को उसकी जो प्रॉब्लम है उसको आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड वन और जो हाईएस्ट लेवल होता है स्कीमा का, मतलब जो सबसे ज्यादा कोग्निटिव थेरेपी में जो थेरेपिस्ट हैं वो ज्यादातर उसको ही लेके चल रहे होते हैं, बल्कि भी आपने मुझे उसका नेम भी बताया था, वो होती है स्कीमेटिक रीस्ट्रक्चरिंग।
यानी कि आपके थॉट्स को दोबारा से रीस्ट्रक्चर कर दिया जाता है कि जो आप पहले सोच रहे थे, क्या अगर आप मतलब अगर आप उसको किसी गलत तरह से सोच रहे हैं या वो चीजें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनको स्ट्रक्चर मतलब उनका स्ट्रक्चर जो है आपने वो थोड़ा ठीक करना स्टार्ट कर दिया। उसको थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी है पैरानोया वाली, अब उसने आहिस्ता आहिस्ता लोगों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट किया है। अब उस ट्रस्ट की वजह से अगर उसको किसी बात पे या किसी मौके पे कोई सिग्निफिकेंस हासिल हो रही है या आप देख रहे हैं कि उसको कोई फायदा मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको दोबारा से अप्रिशिएट करेंगे कि वो बार मतलब कि देखो ये आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने अपनी इस आदत पे काबू पाया तो देखना आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता उसकी रिस्ट्रक्चरिंग चेंज होती जाएगी। ये थे कि हम जिस तरह से बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली अपने स्कीमास पे किस किस तरह से काबू पा सकते हैं और कैसे अपने स्कीमास को आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर लेते हैं। अब स्कीमास चेंज हो गए हैं क्योंकि अब अगर मैं आपसे बच्चों ये पूछूं कि यहाँ पे स्पेसिफिकली स्कीमास को उसके साथ रिलेट क्यों किया गया है, तो आप क्या बताना पसंद फरमाएंगे? भैया सेठ जाग जाइए। मैम क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा उन्होंने स्कीमास पे, क्वेश्चन मेरा दोबारा से पहले वाला ही है, वो यही है कि उन्होंने स्पेसिफिकली स्कीमास पे इतना ज्यादा जोर क्यों दिया है कि सबसे ज्यादा आपने स्कीमास पे काम करना है और बार बार वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। मैम क्योंकि हमारे स्कीमा पे ही हम एक पैटर्न बना होता है थॉट का, उसी की बेसिस पे हम प्रोसीड कर रहे होते हैं अपनी कॉग्निशन को। और इसका बच्चों एक वजह ये भी होती है कि अगर अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अगर वही डिस्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, तो फिर उसी को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और दूसरा इसके साथ बच्चों आपने पढ़ा भी होगा, हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि एक्चुअली स्कीमा जो डेवलप हो रहे होते हैं वो आपके चाइल्डहुड डाटा से डेवलप हो रहे होते हैं। तो इसीलिए मैं उन बोलने पे वाली ज्यादा वर्क करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक बेसिक चीज को जब तक खत्म नहीं करेंगे ना, आप उसकी कोग्निटिव स्ट्रक्चरिंग कर ही नहीं सकते। तो ये जितनी भी थेरेपीज है ना, या साइकोलॉजिस्ट होना एक बहुत ज्यादा, अगर आप बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हो, आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे, तो आप किसी भी थेरेपी, आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो हो सकता है आप उसे 12 to 15 सेशन में ठीक कर दें। लेकिन जब आप स्टार्ट में होंगे ना, क्योंकि अभी बहुत सी चीजें आप भी सीख रहे होंगे, वहां पे आपको बहुत ज्यादा पेशेंस शो करना पड़ रहा होता है, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको नहीं समझ आ रही होती। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आपकी बुक्स में लिखी नहीं होती उस तरह से, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट से या आपके कल्चर से रिलेट कर रही होती। तो फिर उन पे जब हम आहिस्ता आहिस्ता काबू पाना स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं, तो वहां पे ये चीजें फिर इसलिए जरूरी होती हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग अपने स्कीमास को इसीलिए चेंज करना जरूरी होता है क्योंकि वो चाइल्डहुड डाटा से बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रही होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कि हम कोग्निटिव थेरेपी में क्या असेसमेंट करते हैं, जो कि आप लोगों ने पहले हर असेसमेंट में पढ़ा ही हुआ है। इसका भी वैसे ही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटरव्यू लेंगे, वैसे ही जैसे आपने हिस्ट्री टेकिंग लेनी है, आपने 4 पीस के बारे में उनसे पूछना है, मतलब उनसे नहीं पूछना कि 4 पीस क्या है, लेकिन आपको पता, आपने अंदर से पता चलाना है कि वो कौन कौन से एक्टिवेटिंग इवेंट्स हुए थे, या वो कौन कौन से आपकी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम अभी तक नहीं खत्म हो रहा, या ऐसे कौन से आप ये कहते प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हुए थे जिनकी वजह से वो स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता होना स्टार्ट हुआ था, और कौन कौन से परपेचुएटिंग फैक्टर्स थे। अब उन सबको इंटरव्यू हर थेरेपी का एक ही तरह होता है, ठीक है। और आपने हिस्ट्री टेकिंग लेनी है, उसमें आपकी स्कूल की, आपकी बर्थ से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, ईच एंड एवरीथिंग। आपका कोई और पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ है, आपका मेडिकल है, आपकी साइकेट्रिक हिस्ट्री है, मतलब हर तरह की हिस्ट्री जो है ना, तो वो सबसे ज्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है। क्योंकि
क्योंकि जितनी ज्यादा आपके पास डिटेल्ड हिस्ट्री होगी वो हिस्ट्री आगे आगे बच्चों खुद ही आपको, आप ये कह सकते हैं कि गाइड करती जाती है कि अब आपने एक्चुअली इस पॉइंट पे काम करना है, अब नेक्स्ट आपने इस पॉइंट पे काम करना है। वो खुद ही आपको एक, आप ये कह सकते हैं कि आपको एक रास्ता दिखाती जाती है। तो इसीलिए हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा जोर दिया गया। फिर सबसे ज्यादा एक जो सबसे मजे की चीज ये थी कि कोग्निटिव थेरेपी में उन्होंने एक कोग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन डायग्राम का आइडिया दिया था कि अगर फॉर एग्जांपल ये, अब ये जो कोग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन डायग्राम है ना, ये हेल्पफुल होती है एक्चुअली थेरेपिस्ट के लिए कि आपके पास चलें, अगर आप एक पूरी हिस्ट्री पहले एक दफा डिटेल में ले रहे हैं, लेकिन अब आपके पास हर बार, या आपके पास अगर क्लाइंट आ रहा है तो आपके पास हर बार टाइम नहीं होता कि आप उस पूरी हिस्ट्री को शुरू से लेके A to Z दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे। आप उसे एक दफा रीड आउट करते हैं, देन आप उसको कोग्निटिव कंसेप्चुअलाइज्ड मतलब उस डायग्राम के थ्रू उसके अंदर एंटर करते जाते हैं पॉइंट्स। जैसे ही आप वो पॉइंट्स एंटर करते जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अब अगर इसमें से कोई चीज मिसिंग हुई है तो नेक्स्ट सेशन में आपने क्लाइंट से वो चीज पूछनी, और वहां पे उसके बॉटम बिलीफ से लेके लास्ट इवेंट का तक, बल्कि लास्ट जहां तक भी वो प्रॉब्लम चल रही हैं वहां तक आप इजीली सब कुछ उनसे उगलवा सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे आपको डायग्राम नजर भी आ रही होगी कोग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन की, आपकी बुक में भी है, इसके अलावा जो आपको स्लाइड्स दी गई हैं वहां पे भी है। अब देखिए आपके लिए है क्योंकि आप लोग इंशाल्लाह ताला फ्यूचर के साइकोलॉजिस्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वो ये है कि आपने चाइल्डहुड डाटा लेना है कि अगर वो इस प्रॉब्लम के साथ आया है, तो कोई भी प्रॉब्लम के साथ अगर आपके पास आता है, एंग्जाइटी के साथ आता है, ओसीडी के साथ आता है, डिप्रेशन के साथ आता है, तो एक्चुअली बचपन में ऐसा क्या हुआ था, या बचपन में ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस हुआ था कि उस एक्सपीरियंस ने या उस इवेंट ने इस चीज इस बिलीफ को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा उसकी हेल्प की थी। अगर आपको हिस्ट्री में वो चीज नहीं मिल रही तो आप उससे पूछेंगे, हो सकता है आप अगर हिस्ट्री ली हुई आपको पहले से पता भी चल जाए। उसके बाद ये डाटा तो आ गया, उन डाटा की वजह से उसका सबसे ज्यादा सेंट्रल जो बिलीफ है वो क्या बना क्लाइंट का, वो किन चीजों को सबसे ज्यादा उसको लगता है कि उस इवेंट की वजह से उसका ये बिलीफ हमेशा है। फॉर एग्जाम्पल वो इस इवेंट की वजह से हो सकता है दूसरों पे ट्रस्ट करना छोड़ दे, या हो सकता है उस इवेंट की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा पैरानोया आना स्टार्ट हो जाए। उस इवेंट की वजह से हो सकता है वो हर बात पे उसको लगता हो कि वो कोई ना कोई कोग्निटिव आपकी डिस्टोर्शन है उसको डेवलप करना स्टार्ट हो जाए, और नॉन थिंकिंग आ सकती है, उसमें मिनिमाइजेशन आ सकती है, कैटास्ट्रोफाइजिंग आ सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि हम सारी चीजें वही सीख रहे होते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा होता है। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हों, या आपने कई दफा नोट किया होगा बहुत सी बातें वही बोल रहे होते हैं जो आपने घर में अपने पेरेंट्स से सुनी होती हैं, अपने बड़े बहन भाइयों से सुनी होती हैं, या अपने किसी और रिलेटिव से सुनी होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता आप भी उसको यूज टू होते जाते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस होता है ना उसमें। रेलिवेंट चाइल्डहुड डाटा लेंगे, उसके बाद आप कोर बिलीफ्स पे बात करेंगे, कोर बिलीफ्स के बाद आप कंडीशनल अजम्पशन यानी कि अब इनसे रिलेटेड उसके कौन कौन से अजम्पशंस बन रही हैं, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, वो उसको हेल्प कर रही हैं, कोप कर रही हैं, और वो कौन सी अजम्पशन है जो उसको कोप नहीं कर रही हैं, नेगेटिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, या कौन सी मैल एडेप्टिव अजम्पशंस हो सकती हैं, या कौन कौन सी कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस है जिनको वो लेके चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक तो वो चीजें थी जो एक्चुअली रोल प्ले कर रही हैं। अब रोल प्ले करने के बाद ऑब्वियसली नेक्स्ट है कि अब वो सब कुछ हो गया है, चीजें आपको पता चल गई हैं, अब वो चीजें, वो स्ट्रेटजीज वो किन किन तरह से या किस किस बिहेवियर में, किस किस सिचुएशन में, कब कब उसने यूज की। अब वो कौन कौन सी सिचुएशन बल्कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि उस सिचुएशन की वजह से वो दोबारा से वैसा सोचना शुरू हो जाता है। और जब वो किसी ऐसे सिचुएशन में था या ऐसे सिचुएशन में आया, फिर उसके कौन से ऑटोमेटिक थॉट्स डेवलप होना स्टार्ट हुए थे, और उन ऑटोमेटिक थॉट्स का एक्चुअली उसके लिए क्या मीनिंग था। हो सकता है ना ऑटोमेटिक थॉट्स कोई अलग हो, वो इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक या इतना ज्यादा सिवियर ना हो, लेकिन वो पर्सन एक्चुअली उसको बहुत ज्यादा सिवियरिटी लेवल पे जाके आप ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके सोच रहा हो, या उसके बारे में उसकी अपनी ही कोई नई इंटरप्रिटेशन, और उस इंटरप्रिटेशन के रिजल्ट में वो कोई ना कोई नए इमोशंस डेवलप कर रहा हो। और जैसे जैसे वो इमोशंस डेवलप हो रहे हों, फिर उसको ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, रिजल्ट के उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आती जाएंगी।
अब यहाँ पे जरूरी नहीं कोई एक सिचुएशन हो, उसके साथ एक से ज्यादा सिचुएशंस हो सकती हैं। आपने हर सिचुएशन को, जो भी वो आपकी हिस्ट्री टेकिंग हुई है उसके थ्रू बात करने के, उसके थ्रू देखने की ट्राई करनी कि वो किन किन चीजों को कैसे कैसे और कहाँ पे किस किस तरह से लेके चलेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ तक तो था कि हम लोग किस किस तरह से उन चीजों को लेके चल रहे हैं या बना रहे हैं अपनी। अब उसके बाद होता है कि जब आप थेरेपिस्ट ने ये सब कुछ काम कर लिया है तो इसके अलावा हम लोग सेल्फ मोनिटरिंग की एक्सरसाइज करवाते हैं क्लाइंट से। सेल्फ मोनिटरिंग में हम क्या करते हैं कि क्लाइंट्स के पहले तो हम ओबियसली क्लाइंट जब उसको आप उसको मोनिटर कर रहे होते हैं, लेकिन आप क्लाइंट को बहुत से होमवर्क असाइन करते हैं। जैसे कल हम लोगों ने कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस को चैलेंज करने की कुछ स्ट्रेटजीज थी, वो उस तरह का हम बिल्कुल उसको बकायदा बल्कि चार्ट बना कर दे दिया जाता है कि आपने इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि आप जो सोच रहे हैं वो किस किस सिनेरियो में ठीक है, या आप जो सोच रहे हैं उसका कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको उसको आप ये कह सकते हैं कि उसके प्रूफ में आप क्या क्या चीजें लेके आ रहे हैं, और क्या आपके साथ रहने वाले दूसरे लोग भी वैसा ही सोच रहे हैं। अगर आपके दोस्त के साथ ऐसा हो जाता है, वो कैसा सोचता है। अब ये सारी चीजें वो हैं जो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके सेल्फ मॉनिटरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके लिए जो बैक ने आइडिया सजेस्ट किया था, उसने एक्चुअली डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड शीट बनाई थी कि उस शीट के थ्रू एक्चुअली वो शीट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है कि क्लाइंट को पॉइंट टू पॉइंट वो हेल्प प्रोवाइड कर रही होती है कि किस किस तरह से क्लाइंट देखेगा। फिर इसी तरह आप क्लाइंट्स की कोग्निटिव उसी के अंदर आप जो थॉट सैम्पलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पेज पे आपको वो शीट भी नजर आ जाएगी। यहाँ पे बच्चों में बी में इसको जूम करती हूँ, नजर भी आ रही होगी और होप सो आपसे पढ़ा भी जा रहा हो। अच्छा बच्चों ये देखें, अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट्स ऑब्वियसली अपडेट उसे कहेंगे कि फला अगर किसी दिन आपको कोई ऐसी सिचुएशन से वास्ता पड़ गया आपका, या आप किसी ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक थी, तो वो सिचुएशन क्या थी, आप पहले डेट और टाइम पूछेंगे, आप उससे रिलेटेड सिचुएशन पूछेंगे कि वो सिचुएशन को डिस्क्राइब करे या चलें लिख के लेकर आए। अच्छा वो आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों को लिख कर लेकर आएगा, उसके क्या क्या इमोशंस थे, उसकी कौन कौन सी ऑटोमेटिक थॉट्स आई थी और वो कितने परसेंट आई थी, आपने कितने, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे आ रहा है कि टॉकिंग अबाउट द मार्क्स नॉट कॉलिंग में, ये मतलब इससे पहले जो आप यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इससे पहले जो एक वहां पे केस डिस्कस हुआ है, उस केस को ही उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है बच्चों। उससे रिलेटेड आपके कौन से अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हुए थे और कौन कौन सी आपने के आउटकम्स आए थे, वो सब इस पे बेस कर रही होती है। BS8 बच्चों समझ आ रही है? BS8 मैम इसकी नहीं आ रही। इसकी नहीं आ रही? मैम इस वाले फॉर्म की। मैं आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट आ रहा है ना, अब आप उसे एक होमवर्क असाइन कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, ये आपकी डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड शीट होती है, ठीक है। आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट पे यहाँ पे आप उससे पूछेंगे सिचुएशन कि एक्चुअली व्हाट एक्चुअली वांट, ये ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसकी वजह से उसके, मतलब वो सारे रिकलेक्शंस लिख देगा, हो सकता है वो अपने सारे इवेंट्स लिखेंगे, हो सकता है वो अपना रिसेंट इवेंट इस बॉक्स में लिखेगा। अब यहाँ पे जरूरी नहीं वो इंग्लिश में लिखेगा, वो उर्दू में लिखे, वो इंग्लिश में लिखे, पंजाबी में लिखे, या आपने उसको काम देना, ठीक है। वो लिखेगा, फिर आप उससे पूछेंगे कि इसके बाद जब आपके साथ ये हुआ था तो आपकी क्या क्या ऑटोमेटिक थॉट्स आना स्टार्ट हुई थी, आपने खुद के बारे में क्या सोचना स्टार्ट कर दिया था, आपने अपने इन्वायरमेंट के बारे में क्या सोचना स्टार्ट किया था, या वो इवेंट जिस चीज से रिलेट कर रहा था उसके बारे में आपके क्या थॉट्स आ रहे थे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई इन दोनों की? यस BS8 मैम आ रही है। यस मैम आ गई। जाग जाए जरा। उसके बाद है यहाँ तक ऑटोमेटिक थॉट्स आ गई हैं। अब इमोशंस, अब उन ऑटोमेटिक थॉट्स के रिस्पॉन्स में आपके इमोशंस क्या क्या है। सैड थे आप, एंशियस हुए थे, आपको गुस्सा आ गया था, या आपने कुछ और सोचा था, आप बहुत ज्यादा हैप्पी हुए थे, जेलस हुए थे, जो भी हुए थे आप उससे वो पूछेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन कि आपने वहां पे लिखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गए उसके इमोशंस। अब इमोशंस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम इमोशंस के बाद बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं।
अब यहाँ पे आप उससे पूछेंगे कि क्या उसने कोई ऐसा रिस्पॉन्स शो किया था कि जो उसकी उस थॉट को ओवरकम कर सके, या उसने कुछ ऐसा रिस्पॉन्स शो किया था जिसकी वजह से वो थॉट और ज्यादा प्रोवोक होना स्टार्ट हो गई, या वो चीज और ज्यादा उसके माइंड में बार बार आ रही थी। जैसे नीचे आपको एग्जांपल में यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो कह रहा है कि मैंने जंपिंग टू द कंक्लूजन वाला रिस्पॉन्स शो किया था। अब यहाँ पे चलिए उसकी पूरी हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड उन्होंने ये बॉक्स बनाया हुआ है। लेकिन आप जब क्लाइंट से पूछेंगे तो वो उसके लिहाज से, मतलब उसका जो भी इवेंट है वो उसके लिहाज से ये सारी चीजें चेंज होती हैं। ठीक है बच्चों, BS 8 क्लियर हुआ है ये? यस मैम हो गया। नहीं मैम, किससे नहीं हुआ यस दोबारा? मैम हो गया है। सबको? मैम नहीं हुआ मैम एक मैम, पेज ये पीछे ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स की समझ नहीं आई। अच्छा, ऑल्टरनेटिव रिस्पॉन्स में बच्चों ये पूछा उसने, ये बताया है। फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन हो गई है, उससे रिलेटेड ऑटोमेटिक थॉट्स भी आपने क्लियर करवा लिए हैं, आपने उससे रिलेटेड इमोशंस भी क्लियर करवा लिए। नेक्स्ट अब आप उससे पूछते हैं कि ये ऑप्शनल होता है, मतलब आप अपने लिए पूछ रहे होते हैं कि जब देखें आपके इमोशंस ऐसे आए थे, आपने सिचुएशन थी, आपके ऑटोमेटिक थॉट्स ऐसी आए थी। ऑटोमेटिक थॉट्स वो होती है जिसको आप स्टॉप नहीं कर सकते, लेकिन कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस एक्चुअली वो थॉट्स होती हैं जो कि आप खुद से बना रहे होते हैं। तो आप उससे पूछेंगे यहाँ पे अल्टरनेटिव रिस्पॉन्सेज में कि एक तो वो थॉट आ गई ऑटोमेटिकली कि एकदम से आपके माइंड में क्लिक हुआ, लेकिन आपने क्या उसके बाद दोबारा कोई नई सोच या कोई नया आपने सोचा कि इसको किसी और तरह से भी सोचना चाहिए, या इसके लिहाज से आपने अपने माइंड में कोई एक नया, आप ये कह सकते हैं कि एक थिंकिंग क्रिएट कर ली थी, या आपने उन चीजों को किसी और तरह से भी देखना स्टार्ट किया था या नहीं। फिर हो सकता है कि वहां पे उसने कोई ना कोई कोग्निटिव डिस्टॉर्शंस अपनी बाद में डेवलप की हो, तो फिर वो ये यहाँ बताएगा। ठीक है, अब समझ आ गई इसकी बच्चों? यस मैम। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये वाली मीटिंग एंड होने वाली है, मैं तब तक आपकी अटेंडेंस ले लूं या बाद में लूं? मैम अभी ले लें। चले मैं 1 मिनट अटेंडेंस ले लेती हूँ। बच्चों यहाँ तक डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड शीट क्लियर हो गई है आपको? यस मैम। अच्छा बच्चों, अब आपने, मतलब आप इस डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड शीट, यहाँ पे तो आपको इंग्लिश में नजर आ रही है ना, आप इसको अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग उर्दू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उससे पूछेंगे कि यहाँ पे आप अपना वाक्य लिखें, उस वाक्य से के लिहाज से आपके माइंड में जो एकदम से बातें आई थी वो लिखें, फिर आपने क्या फीलिंग शो की थी, आपके क्या जज्बात थे। आप उर्दू में भी उनसे पूछ सकते हैं कि अगर उसे इन सब की नहीं समझ आ रही तो चले वो उसको उर्दू में कर ली। ठीक है, यस मैम। मैंने आपको समझ आ गई है ना? अच्छा बच्चों, जाग जाएं आप जरा। अच्छा यहाँ तक तो था कि हम आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट से बातें पूछ रहे हैं, कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री टेकिंग हो रही है, अब आपने आहिस्ता आहिस्ता काम स्टार्ट किया। मतलब यहाँ पे वो चीज है कि आप आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ठीक है, अब है नेक्स्ट है कि ओब्वियसली आप कोई ना कोई स्केल्स क्वेश्चनियर लगाते हैं उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। बाज़ औक़ात प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग भी लगा रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात आप ये देख रहे होते हैं कि इंटरव्यू में बहुत सी चीजें अगर आपको नहीं समझ आई तो उन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए भी हम स्केल्स और क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रोजेक्टिव टेस्ट के बारे में पढ़ा हुआ है। प्रोजेक्टिव टेस्ट एक्चुअली सबसे ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि अच्छी टेक्निक होती है। एक ऐसी टेक्निक होती है कि जो आपकी बहुत सी छुपी हुई बातें भी हों ना, वो उनके बारे में भी आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया दे देती है कि आप ये चीज है जो क्लाइंट आपसे छुपा रहा है, ये फलां चीज है जो कि क्लाइंट ने आपको ठीक तरह से बताई ही नहीं। तो वो थोड़ा आइडिया हो जाता है। आप डिफरेंट क्वेश्चनियर लगाते हैं, अब यहाँ तक आपका सारा जो डाटा है वो इकट्ठा हो गया।
आपने क्लाइंट से इंटरव्यू भी कर लिया है, आपने अपनी आहिस्ता आहिस्ता से डिसफंक्शनल थॉट रिकॉर्ड शीट बनाना स्टार्ट किया है, आपने अपनी कंसेप्चुअलाइजेशन डायग्राम पे काम किया है। अब आहिस्ता आहिस्ता भी ये रॉ डाटा है, अब आप क्या करेंगे? अब आहिस्ता आहिस्ता आप उस डाटा को अरेंज करेंगे, उस डाटा के अकॉर्डिंग अपने सेशंस को, आप ये कह सकते हैं कि अपने सेशन को शेड्यूल करेंगे कि फलां सेशन में आपने क्लाइंट से इन चीज़ों पे बात करनी है, या फलां सेशन में आपने क्लाइंट पे इस थेरेपी की ये वाली टेक्निक अप्लाई करना स्टार्ट करनी है, फलां सेशन में आपने क्लाइंट पे ये चीज़ें या ये होमवर्क उसे असाइन करना है, या क्लाइंट को इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने उसको हफ्ते में कितनी बार बुलाना है, कैसे, ईच एंड एवरीथिंग डाटा इकट्ठा करने के बाद अब आप आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम करना स्टार्ट हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं मीटिंग एंड यस करती हूँ। मैम। आप लोग तो जरा दोबारा से इसको ज्वाइन करने की हिम्मत फरमाइए, ठीक है? अल्लाह देगा मैम। जी जी, वो तो मुझे पता है, आपके पास बहुत है। मैम मैंने कहा अल्लाह देगा हिम्मत। जी जी, इंशाल्लाह अल्लाह तो देगा ही बच्चों। यस मैम।